start with a new topic, slow down in Indian automotive industry. तो अभी आपने रिसेंटली कुछ न्यूज़ देखी होगी या पढ़ी होगी कि जो आपकी पर्सनल व्हीकल सेल्स है, जो प्राइवेट व्हीकल सेल्स है एंड इंक्लूडिंग कमर्शियल व्हीकल सेल्स हैज रिड्यूस्ड. So why this is happening? Is this an indication for economic slowdown? Economy का slowdown भी हो सकता है indicator that people are not buying vehicles. तो चलिए देखते हैं what are the factors affecting this, right? So as you can see, the Indian automotive industry is currently experiencing a significant slowdown. मैं आपको charts भी दिखाता हूँ कि कहाँ पर क्या बैठा हुआ है later in the video. But let's deep dive into the problem. Why this is happening, right? So if you see the economic slowdown and liquidity crunch, right? So पहला तो इंडिकेशन बहुत ही क्लियर है कि इकोनॉमी में कुछ स्लो डाउन के इंडिकेशंस हैं क्योंकि लोग व्हीकल्स खरीद नहीं रहे हैं. दे आर नॉट रेडी टू टेक द रिस्क टू बाई अ व्हीकल. नॉर्मली जब हम व्हीकल खरीदते हैं तो मे बी 50% हम डाउन पेमेंट करते हैं, 50% लोन लेते हैं, राइट? मे बी सम पीपल कैन पे द फुल अमाउंट, बट द मिडिल क्लास ऑफ इंडिया इज नॉट रेडी टू टेक अ रिस्क. So this could be a stress in the job market, this could be a stress in the business situations. तो economic slowdown का ये इंडिकेटर है कि आपके पास पैसा नहीं है या आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते. Increased vehicle prices. So this is one of the biggest issue that you can ever see in India. इंडिया में जो व्हीकल पे टैक्सेस हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में. भाई इतने ज़्यादा हैं कि आपका लगभग 40 to 50% आप सिर्फ टैक्स में देते हैं. मतलब एक 10 लाख की व्हीकल पर आप लगभग 4 लाख के आसपास ओवरऑल टैक्स देते हैं. व्हीकल जो कंपनी की कॉस्ट है वो 6 लाख है इंक्लूडिंग देयर प्रॉफिट्स, लेकिन जो आपको मिलता है वो 10 लाख में मिलता है. पॉलिसी चेंज एंड अनसर्टेनिटी, राइट? सो गवर्नमेंट pushes towards the electric vehicles by 2030, right? So there is a change in the policy that is also impacting for the consumers who are looking for the long-term vehicles. Should they buy EV? Should they buy petrol or diesel vehicles, right? Eventually जो diesel vehicles हैं वो phase out पहले होंगे, उसके बाद फिर पेट्रोल की बारी आएगी. बट अभी एटलीस्ट नेक्स्ट 10 to 20 और मे बी 30 years ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पेट्रोल डीजल फेज आउट होगा हमारी कंट्री में. ईवी थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाता है क्योंकि ईवी व्हीकल्स जो होते हैं वो आपको जो माइलेज जिसे कहते हैं कि पर लीटर कॉस्ट रिड्यूसेस सिग्निफिकेंटली इन ईवीज, तो वो ईवीज में आपको बेनिफिट मिलता है. बट लॉन्ग टर्म में प्रॉब्ली जब आप बैटरी चेंज करने जाओगे देन यू हैव टू पे a hefty amount of 5, 6, 7 lakh to just replace the battery pack. So that is also a risk. Rise of demand, rise of ride sharing and changing consumer behavior, right? तो अभी एक और भी behavior है कि easily आपको cabs available हैं, आप ride share कर सकते हैं. So it is economical. So that's why people are dropping their plans to buy cars and even two-wheeler vehicles, right? Infrastructure deficiencies means कि आपके roads सही नहीं है, अभी भी गड्ढे हैं उसमें, एंड ईवीज और आपके बम्प ब्रेकर्स होते हैं जो आपके लिए बहुत सारी लोग ग्राउंड क्लियरेंस व्हीकल्स के लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं. तो इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है ये भी समझते हैं. इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्री, राइट? ऑटोमेकर्स आर फेसिंग हाई इन्वेंट्री लेवल्स. मतलब दे हैव ऑलरेडी बिल्ड 1 lakh व्हीकल्स, ओनली 50,000 व्हीकल्स आर बीइंग सोल्ड. सो उनका जो इन्वेंट्री है वो पाइल अप हो रहा है. दैट मीन्स प्रोडक्शन इज बीइंग slowed and they have to cut down on the production to sell the inventory first and then start making the new vehicles. तो ये situation आएगा. Plus this is also going to create problem for their profits and their overall sales and revenues, right? Now let's look at the future outlook, right? While some industry experts anticipate a potential recovery during the festival season, right? So normally October, November, दिवाली के टाइम पे या होली के टाइम पे हमारे देश में व्हीकल्स ज़्यादा बिकते हैं. बट द आउटलुक रिमेन कॉशियस. दैट मीन्स देयर इज some problem with the middle class or maybe upper middle class who is capable of buying these vehicles, especially the hatchbacks and smaller cars. They are not
willing to take a risk, and hence there's a caution remark. Government expenditure and infrastructure development are expected to play a crucial role, right? So the development of road and highways is also helpful to encourage the sales of these kind of vehicles. चलिए देखते हैं टैक्स रेट कितना है हमारा. सो टैक्स रेट इन नॉन कमर्शियल ऑटोमोबाइल सेगमेंट. तो हम लोग जो पर्सनल व्हीकल्स होते हैं उनके ऊपर टैक्स देखने वाले हैं. सो प्री जीएसटी क्या था, अगर आपका व्हीकल 1200 सीसी के अंडर है तो आपको टैक्स पड़ता था 28%. एंड दीज आर द व्हीकल्स विच आर यूजुअली बिलो 10 लाख. अभी विद जीएसटी नाउ दे आर चार्जिंग 29%. तो 8% एडिशनल कॉस्ट वो मिडिल क्लास से गवर्नमेंट ले रही है, एंड दे हैव इंक्रीज्ड द टैक्स विद द जीएसटी. नाउ एनी व्हीकल विच इज बिटवीन 1200 to 1500 cc, pre GST was 39. Now in this segment they have reduced the cost of taxes, right? So it is now 31%. तो ये किसको हेल्प कर रहा है? उसको जिसके पास पैसे ज्यादा है. Now let's look at the high-end vehicles which are more powerful vehicles, more than 1500 cc. तो पहले जो टैक्स था 42 to 45%, they are somewhere on the middle, 28% GST and 15% cess. इसका मतलब है कि अगर आप फॉर्च्यूनर खरीदने जाते हैं तो आपको 43% उस पर टैक्स देना पड़ता है. इट्स नियरली हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल, राइट? तो ये सारे इश्यूज इसमें हैं. जीएसटी के बाद आपको एक रोड टैक्स भी देना होता है. तो आप इजीली यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रोड टैक्स है वो भी अच्छा खासा है. तो कर्नाटका इज टॉपिंग इन द रोड टैक्स कलेक्शन. You can see Maharashtra is 11%, cars below 10 lakh. If it is more than 10 lakh, then they are charging 13%. EVs are fully exempted. Diesel vehicles 2% extra road tax charges. Karnataka is cars below 10 lakh is 13% and car more than 10 lakh is 18%. Same goes with the EV exempted as of now. Let's look at the UP. So they are charging 8% below 10 lakh and 10% below above 10 lakh, right? तो आप देख सकते हैं कि कर्नाटका और यूपी में अगर आप बाई करते हैं व्हीकल्स को, so there is a difference of 8%. That means in a 10 lakh you have to pay 80,000 more in Karnataka. तो पहले तो हमने जीएसटी दिया, अभी हम रोड टैक्स इसमें कैलकुलेट करते हैं. So this is also a huge amount that is being paid with each vehicle sale. देखते हैं कि इन लोगों का सेल्स चार्ट कैसा है. अगर आप देखेंगे अक्टूबर 2024, so Hyundai is blue, Tata is in green and Mahindra is in red. So we are comparing 3 personal vehicle sales comparison, right, since last 7-8 months. So they were selling more than 60,000. I think Hyundai was selling more than 60,000, Tata was above 60 as well, and Mahindra was touching 55. धीरे धीरे इस पे डिक्लाइन आता है. उसके बाद जनवरी में इन द न्यू ईयर सीजन पीपल अगेन स्टार्टेड बाइंग दीज व्हीकल्स, बट अगेन इफ यू सी तो ये इसको कभी भी मैच नहीं कर पा रहा है अक्टूबर 2024 को. अभी बीच में फेब, मार्च और अप्रैल का डेटा भी हमारे पास है. आप देख सकते हैं कि ये सेल्स डेटा अभी पिक नहीं कर रहा है, और जो मई का डेटा आया हुआ है अभी, दैट इज शोइंग फर्दर डिक्लाइन इन द सेल्स of these vehicles, right? मारुति का इसमें डेटा नहीं है. they sell more than 1,30,000 vehicles, but अभी हम इस कंपैरिजन के लिए सिर्फ Hyundai और टाटा और महिंद्रा को दिखा रहे थे, but Maruti is also evenly impacted with this slowdown. तो अभी देखना यही होगा कि गवर्नमेंट इसके लिए कोई एक्शन लेती है, इसके स्लो डाउन के रीजंस क्या हैं और इस स्लो डाउन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे मैनेज करती है. तो चलिए मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर. थैंक यू ऑल.